नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर करने के लिए एक टारगेट बैच के रूप में हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें हमने अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे प्रमुख टॉपिकों को जो जो एग्जाम में आते हैं उसको हमने पूरे टॉपिक्स को हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। अब आती है पुस्तकों की बात। इसके साथ साथ और भी बचे हुए हैं कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के प्रमुख पार्ट, उसको हम कवर करेंगे। पर एग्जाम में आप सब देखते हैं, एग्जाम में जैसे आप अपीयर होते हैं आपको देखने को मिलता है प्रमुख पुस्तक और उनकी रचनाकारों से आपको प्रश्न आपको लगातार देखने को मिलते रहता है। ऐसे प्रश्नों को कैसे डील करेंगे और किन प्रश्नों को हमको ऐसे पढ़ना चाहिए और कौन से ऐसी पुस्तकें हैं जो हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए विथ उनके रचनाकार या लेखक। कई बार होता है ना, एग्जाम में हम सब कुछ पढ़ते हैं और इन पोर्शन को छोड़ देते हैं, पर एग्जाम में यहीं से प्रश्न बन जाता है। इसलिए मैं एंशिएंट हिस्ट्री में जितनी भी प्रमुख किताबें हैं और उनके लेखक जो हैं उनको लेकर के आप सबके लिए आया हूं। ये आज की जो क्लास है आप सबके लिए 1 नंबर 2 नंबर जो एग्जाम में आते हैं वो फिक्स करने वाली क्लास है। तो आप इस क्लास को चूकेंगे नहीं, इसको पूरा लास्ट तक आप देखेंगे। आपको प्राचीन भारत से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा किताबों से वो आपसे आज की इस क्लास के बाद बन जाएगा। ठीक है जी। तो आज की इस सेशन को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सबको सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है आपको प्रेस, ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसके साथ साथ आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। जब आप शेयर करेंगे तब हमारा यह प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा। आप सबको ये लग रहा होगा कि हम लोग जो ये चला रहे हैं क्लासेस वो सीजीएसआई, सीजी व्यापम के वनडे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। अगर आप सब 26 नवंबर के बाद नोटिफिकेशन आने के बाद सीजीपीएससी प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो एमसीक्यूज का जो पैटर्न है, जो स्तर है, उसको अगर आप जाके प्लेलिस्ट से देखेंगे तब आप पाएंगे कि हमने एक प्रश्न में कैसे 10-10 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है, जो आपके रिवीजन का भी काम करेगा, जो आपके एग्जाम के लिए आने वाले प्रश्नों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप प्ले लिस्ट से जाकर के सब प्रश्नों को लगातार कंटिन्यू लगाते चलिए, क्योंकि आज के डेट में अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए कितना महंगा हो चुका है टेस्ट सीरीज, ये आपको पता ही होगा। ठीक है जी। तो चलिए आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रमुख पुस्तकों से आने वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है। देखिए, अब कालिदास जी से प्रश्न बन रहा है और ये ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपसे ये प्रश्न ना बने। तब आपके लिए ये प्रश्न है कालिदास की रचना कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप सबको मैं लगातार बता रहा हूं कालिदास जी के बारे में। कालिदास जी कौन है, तो कालिदास जी को जब हम गुप्त काल पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं एक शासक के बारे में। पिछले क्लास में हमने गुप्त साम्राज्य को ही कंप्लीट किया है एमसीक्यूज के माध्यम से। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके दरबार में 9 रत्न होते हैं। कौन, कितने 9 रत्न होते हैं? 9 रत्न। जैसे हम लोग अकबर के दरबार में पढ़ते हैं उसी प्रकार से पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न। कितने रत्न? 9 रत्न। और इन्हीं 9 रत्नों में से एक हैं कालिदास जी। कालिदास जी के अलावा अमर सिंह, वरामिर, वररुचि और क्षणपक, साथ साथ आपको देखने को मिलेगा धनवंतरी जैसे लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में शामिल। लेकिन कालिदास जी के बारे में याद रखना है, कालिदास जी जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रमुख साहित्यकार थे और कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये याद रखेंगे। भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तब आपका जवाब होगा भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास जी को। अच्छे से याद रखेंगे। इनकी रचनाओं की अगर आप बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में आपको याद रखना है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या याद रखेंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम, इसी में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के बारे में बताया गया है और उनके द्वारा उत्पन्न पुत्र भरत के बारे में इस बुक में बताया गया है। और वही भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है, ऐसे कहा जाता है। ये वही किताब है, अभिज्ञान शाकुंतलम कहा जाता है। ये वो किताब है जिसको सबसे प्राचीन समय में, है ना, किसने, विदेशियों ने अनुवाद किया था, ऐसा भी माना जाता है। इस बात को याद रखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम। साथ में आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा कुमार संभवम, क्या है? कुमार संभवम। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे रघुवंशम। रघुवंशम। साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कौन कौन सा, आप देख पा रहे होंगे विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। साथ ही आपको याद रखना है मेघदूतम,
जिसकी रचना छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की पहाड़ी में कालिदास जी ने किया था। मेघदूतम, मेघदूतम के अलावा आपको और क्या याद रख सकते हैं? मेघदूतम के अलावा आप याद रख सकते हैं कौन कौन सा है? विक्रमो उर्वशीयम। इतनी किताबें आपको कालिदास जी के बारे में आपको याद रखना है। तब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे विक्रमो उर्वशीयम ये तो है, कुमार संभवम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी जो है कालिदास जी की रचना है। तो कौन सी रचना नहीं है कालिदास जी की? तो कालिदास जी की रचना नहीं है भैया, आपको याद रखना है वृहत कथा। वृहत कथा किसकी रचना है? तो मैंने जब आपको सातवाहनकालीन इतिहास पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था वृहत कथा हाल के दरबारी कवि हुए गुणाढ़। कौन हुए? हाल। सातवाहन शासक थे, सातवाहन शासक हाल। और ये हाल स्वयं एक बहुत बड़ा साहित्यकार हुआ जिन्होंने क्या लिखा था? गाथा सप्तशती। क्या लिखा था जी? गाथा सप्तशती। आपको याद होगा गाथा सप्तशती इन्होंने लिखा था। ठीक है, गाथा सप्तशती लिखा था। और इनके दरबारी कौन हुए? इनके दरबारी हुए दो प्रमुख रचनाकार, जिनमें से एक को आप जानते हैं गुणाढ़ के रूप में। किसके रूप में? गुणाढ़। और एक को कहा जाता है शर्ववर्मन। क्या कहते हैं? शर्ववर्मन कहा जाता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। तब आप देखेंगे गुणाढ़ की रचना और सर्ववर्मन की रचना। तो गुणाढ़ की रचना है वृहत कथा। क्या है? वृहत कथा। एग्जाम में आपको ये बहुत परेशान करता है क्योंकि एक और रचना है जिसको आप कहते हैं वृहत कथा मंजरी। क्या कहते हैं? वृहत कथा मंजरी। और वृहत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र की रचना है, जबकि वृहत कथा जो है आपको याद रखना है गुणाढ़ की रचना है। और सर्ववर्मन जो कि हाल के दरबारी हुए, और हाल जो है सातवाहन शासक हैं, और उन्होंने खुद एक पुस्तक लिखी है जिसको कहते हैं गाथा सप्तशती। अच्छे से याद रखेंगे, इनके दरबारी हुए गुणाढ़ और सर्ववर्मन। गुणाढ़ ने वृहत कथा लिखा है, जबकि सर्ववर्मन ने लिखा है कातंत्र। आपसे पूछा जाएगा बताइए कातंत्र के लेखक कौन है? तो कातंत्र के लेखक हैं सर्ववर्मन। अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वृहत कथा, क्योंकि वृहत कथा के रचनाकार कौन है? गुणाढ़। कौन है? गुणाढ़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अश्वघोष जी की नहीं है? आप सबको अगर हमारे साथ पहली बार आप जुड़ते हैं, अगर ऐसे प्रश्न जो आप एक जगह आपको एक जगह नहीं मिलता है ना, तो आपको करना है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन। वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ को आप एक जगह नोट्स के फॉर्म में बना सकेंगे। अभी आपको सिर्फ मेरे साथ सुनते हुए चलना है, अच्छे से ध्यान दे करके इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का प्रयास करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है अब बहुत कम बचा हुआ है। 70 दिन से भी कम बचा है सीजीपीएससी प्री में। और आप सबको पता होगा जैसे ही अभी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का कुछ दिनों के बाद जो आपका चल रहा है फिजिकल, उसके बाद में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का भी डेट आ जाएगा। एसआई का भी डेट संभावित है फरवरी के बाद आपको देखने को मिल जाए, चुनाव के बाद। तो आप सबको एकदम मजबूती के साथ अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अश्वघोष जी की नहीं है? तब मैंने जब आपको कनिष्क का काल पढ़ाया, कार्यकाल, तब मैंने बताया था कनिष्क भारतीय इतिहास में कुषाण वंशी शासक, कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के शासक कौन? कुषाण वंश के शासक हुए कनिष्क। और इनके दरबार में 4 लोग रहते थे, आप सबको पता है, जिनमें से अश्वघोष भी है। अश्वघोष के अलावा आप सबको पता होगा वसुमित्र, नागार्जुन, है ना, और कौन थे? 4 लोग थे ना, अश्वघोष थे, इसके साथ साथ कौन थे जी? और जी नागार्जुन थे, वसुमित्र थे, और कौन था इसके साथ में? तो आप सबको उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ है। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। और मैंने पिछली क्लासेस में जब आपको कुषाण वंश पढ़ाया था तब बताया था, अभी आप याद करेंगे। मैं इसी क्लास के लास्ट में आपको पूछूंगा अभी कि कुषाण वंश के दरबार में 4 जो प्रमुख लोग थे उनमें कौन कौन से शामिल थे, आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, कुषाण वंश में कनिष्क के दरबार में अश्वघोष थे, और इसी अश्वघोष को हमने क्या कहा था? इसी अश्वघोष को भारत का क्या कहा था जी? भारत का मिल्टन कहते हैं, हमने कहा था। भारत का मिल्टन कहते हैं, हमने कहा था। और इन्होंने 3 किताबें लिखी, है ना, प्रमुख 3 किताबें, जिसमें से एक है सूत्रालंकार, एक को कहते हैं सौरानंद। क्या कहते हैं? सौरानंद। इसके अलावा कोई गूगल करके नहीं बताएगा ना,
सूत्रालंकार, सौरानंद, इसके अलावा आपको याद रखना है, ठीक है, कौन सा है एक और, अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र। पिछले साल CGSI के पेपर में पूछा गया प्रश्न है बुद्ध चरित्र। ये 3 पुस्तकें आपको याद रखनी है, जिसमें किसकी रचना है, अश्वघोष की रचना है। और ये किसके दरबार में थे, कुषाण के दरबार में थे। इनके साथ साथ मैंने 3 लोगों का नाम और बताया है, नागार्जुन और वसुमित्र। एक और प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा प्रीवियस जो क्लास है उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सूत्रालंकार, सौरानंद और बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, अश्वघोष की। जबकि यहाँ पर जो महाविभास देख रहे हैं, इसको अगर कंप्लीट करेंगे, महाविभास सूत्र करेंगे, तब आपको पता चलेगा ये रचना किसकी है। ये रचना है वसुमित्र की। किसकी रचना है, ये वसुमित्र। ये वही वसुमित्र है जिसकी अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। और इसी समय बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लास के लास्ट तक आपको इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कौन कौन से 4 लोग थे, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र के अलावा एक और कौन व्यक्ति था। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक नहीं है, तो बताइए। तो आप सबको जब गुप्तोत्तर काल में जब जाएंगे, अभी गुप्त काल के बाद में हम लोग गुप्तोत्तर काल में आगे MCQs को सॉल्व करने वाले हैं, तब आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप देखेंगे गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी नहीं है, तब आपको मिलेगा हर्षवर्धन। अच्छे से याद रखेंगे, ये वर्धना डायनेस्टी का शासक है। इसके बाद में आपको याद रखना है, इनके दरबार में एक प्रमुख कवि हुए जिनको आप कहते हैं बाणभट्ट। क्या कहते हैं, बाणभट्ट। तो आप सबको याद रखना है, हर्षवर्धन ने स्वयं 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद फेमस है। आपको याद रखना है, इसको लिखा है किसने है, हर्षवर्धन ने लिखा है। हर्षवर्धन ने लिखा है। जबकि हर्षचरित्र और साथ में एक याद रखेंगे कादम्बरी। क्या है, कादम्बरी। ये 2 रचनाएं इसके दरबारी कवि, हर्ष के दरबारी कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन हुए, इसके दरबारी हुए। याद रखना है, दरबारी है ना। क्या नाम है उनका, बाणभट्ट। बाणभट्ट। और इन्होंने ही लिखा है ये दोनों किताब को याद रखना है, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। जबकि इसके दरबारी बाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी है, हर्ष चरित्र और कादम्बरी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वराहमिहिर द्वारा रचित पुस्तकें नहीं है। आप सबको मैंने बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रमुख उनके 9 रत्नों में शामिल है वराहमिहिर, अमर सिंह, कालिदास, वररुचि, क्षणपक। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बेताल भट्ट, है ना। साथ साथ आपको देखने को मिलेगा शंकु। और क्या मिल सकता है इसके अलावा आपको मिलेगा धन्वंतरी, जो इसके प्रमुख क्या हुए, चिकित्सक। तो ये इनके 9 रत्न थे और उन्हीं 9 रत्नों में शामिल है वराहमिहिर। वराहमिहिर प्रमुख खगोल शास्त्री थे, इस बात को आपको याद रखना है। और खगोल शास्त्र पर आधारित इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। वो किताबें कौन कौन सी है, पंच सिद्धांतिका, अच्छे से याद रखेंगे, वृहत संहिता और वृहत जातकम। खगोल शास्त्र से संबंधित वराहमिहिर की प्रमुख पुस्तकें हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। जबकि जो आप चौथा नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं, डी नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं, डी नंबर में ये लिखा हुआ है वृहत कथा मंजरी। अभी अभी मैंने जब वृहत कथा को डिफाइन किया तो मैंने बताया था कि हाल के दरबारी हुए गुणाढ़, जिसने वृहत कथा लिखा था, लेकिन इस प्रश्न में लिखा है वृहत कथा मंजरी। तो वृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है, तब को याद रखना है, इसके लेखक हैं क्षेमेंद्र। कौन है, क्षेमेंद्र। अच्छे से याद रखेंगे, क्षेमेंद्र की रचना है वृहत कथा मंजरी, ठीक है। और ये तीनों रचना किसकी है, वराहमिहिर की रचना है। और पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं है वराहमिहिर की, तो वृहत कथा मंजरी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। अगर आप बचपन से चालाक लोमड़ी की कहानी पढ़े हैं, अगर आप बचपन से कुछ रोचक कहानियों को पढ़ने के शौकीन हैं, तो इस नाम से आप भली भांति अच्छे तरीके से आप अवगत होंगे। विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई किताब कौन है, ऐसा पूछा जा रहा है।
मैंने पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान कुछ किताबों को आपको लगातार बताया है, जैसे कि मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाख दत्त। इसके अलावा विशाख दत्त ने एक और किताब लिखा है। कौन सी है वो किताब? तो मैंने बताया देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम है? देवी चंद्रगुप्तम। इस बात को मैं लगातार दोहरा रहा हूं, जितनी बार मैं दोहरा रहा हूं उतनी बार आपको दोहराना है। विशाख दत्त की 2 किताब है, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस जो है आप सबको पता होगा, अभी जो गुप्त काल में हम लोगों ने इसके बारे में लास्ट सेशन में पढ़ा था। कहा जाता है मुद्रा राक्षस विश्व की पहली जासूसी किताब है। ऐसा भी माना जाता है मुद्रा राक्षस जो है नायिका विहीन किताब है। क्या है? नायिका विहीन, इसमें कोई नायिका नहीं है, ऐसा माना जाता है। ये रचना किसकी है? विशाख दत्त की रचना है। देवी चंद्रगुप्तम के बारे में याद रखना है, आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी के बारे में इसमें उल्लेख है। कहा जाता है रामगुप्त जो है क्या होता है, शकों से अपनी पत्नी को सौंप देता है, शकों को, ध्रुव देवी को अपनी पत्नी को सौंप देता है, लेकिन उसको बचाने के लिए उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त मौर्य नहीं ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जाएगा और बचा के ध्रुव देवी को वहां से लाएगा। इन्हीं सब बातों का उल्लेख है देवी चंद्रगुप्तम में, अच्छे से याद रखेंगे। अर्थशास्त्र की अगर आप बात करते हैं तब आपको याद रखना है अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य की रचना है, ठीक है। कौटिल्य जिसको आप चाणक्य के रूप में भी जानते हैं। साथ साथ मृच्छकटिकम की बात करेंगे तो मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं शूद्रक। कौन है? शूद्रक इसके रचनाकार हैं। और आपको पूछा जा रहा है विष्णु शर्मा, तब आपको याद रखना है विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। और पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा के रचनाओं में सबसे उत्कृष्ट रचना है, आपको याद रखना है। कहा जाता है सबसे ज्यादा अनुवादित किताबों में शामिल है पंचतंत्र। क्या शामिल है? पंचतंत्र। आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको 4 अन्य पुस्तक मिल गए, इसके साथ साथ आपको विष्णु शर्मा की किताब के बारे में भी जानकारी मिल गई। चलिए बढ़ते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? यह भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है एंशिएंट हिस्ट्री में, आप सबको पता होगा राजतरंगिणी। चलिए बताइए क्या है राजतरंगिणी? आई होप आप सबने इसका सही जवाब लगा लिया होगा। देखते हैं राजतरंगिणी के बारे में। राजतरंगिणी राजतरंगिणी संस्कृत में लिखी गई है। इसमें लिखी गई है, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। संस्कृत भाषा में लिखित रचना है, याद रखना है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कश्मीर का इतिहास बताने वाली किताब है। आपसे पूछा जाएगा कश्मीर की इतिहास बताने वाली किताब का नाम बताइए, तब आप बताएंगे कश्मीर का इतिहास बताने वाली किताब में सबसे अग्रणी स्थान किसका है? सबसे अग्रणी स्थान है राजतरंगिणी का। लेखक कौन है? लेखक आपको याद रखने हैं। राइटर कौन है? लेखक कौन है? लेखक हैं भैया इसके कल्हण। कौन है? कल्हण। कहा जाता है इसमें कुल 8 तरंग है। कितने तरंग है? 8 तरंग। कहने का मतलब है 8 अध्याय। कितने अध्याय? 8 अध्याय हैं और 8000 श्लोक देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। किसमें? राजतरंगिणी में। इस 8 अध्याय में अगर आप जाकर देखते हैं तो आपको पहले से तीसरे अध्याय में, उसके बाद चौथे से छठे अध्याय में, उसके बाद 7वें और 8वें अध्याय में, अर्थात तरंग में, मैं इसको तरंग लिख दे रहा हूं क्योंकि इसको तरंग के रूप में जाना जाता है, तो तरंग लिख दे रहा हूं मैं भी। पहले से लेकर तीसरे तरंग में, चौथे से लेकर छठवें तरंग में, उसके बाद में 7वें से लेकर 8वें तरंग में अलग अलग बातें आपको जानने को मिलती है। जैसे कि आप सबके लिए बता दें, पहले से लेकर जो तीसरा तरंग है ये कश्मीर का प्राचीन इतिहास बताती है। क्या करती है? कश्मीर का प्राचीन इतिहास बताती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कभी आपसे सब पूछ लिया जाएगा, इन्हीं तरंगों को इधर दे दिया जाएगा और इधर इन सब बातों को लिख दिया जाएगा और मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा। कभी पूछ लेगा बताइए राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण की रचना है। कभी पूछ लेगा बताइए राजतरंगिणी क्या करती है? तो कश्मीर का इतिहास बताती है। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है, तब आपका जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब है। कितने तरंग है? 8 तरंग है। कितने श्लोक हैं? 8000 श्लोक हैं। ठीक है,
इसके अलावा चौथे से लेकर छठवें तरंग की अगर आप बात करते हैं, अर्थात चौथे से लेकर के छठवें अध्याय की अगर आप बात करते हैं, तो अब आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कारकोट वंश, और साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पर उत्पल वंश की जानकारी। उत्पल वंश, अगर आप कारकोट वंश की बात करते हैं तो कारकोट वंश के संस्थापक के रूप में आप देखते हैं दुर्लभ वर्धन को। किसको देखते हैं? दुर्लभ वर्धन को। और इसी वंश में आपको देखने को मिलेगा ललितादित्य मुक्तापिंड, जिसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको मैंने जब आपको गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर बता रहा था, तब आपको भारत में 3 सूर्य मंदिर बताया था। एक बताया था मैंने कोणार्क का सूर्य मंदिर, एक मैंने बताया था आप सबको मोढेरा का सूर्य मंदिर, एक मैंने कश्मीर में बताया था कौन सा? मार्तंड मंदिर। और इस मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मैंने वहां पे लिखवाया था। कौन है? कारकोट वंश के शासक। नाम क्या है उनका? नाम है जी उनका ललितादित्य मुक्तापिंड। उसके बाद में उत्पल वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद 7वें से लेकर के 8वें वंश में आपको मिलेगा लोहार वंश की जानकारी। लोहार वंश, लोहार डायनेस्टी के बारे में आपको याद रखना है। संग्राम राज ने लोहार वंश की नींव रखी थी, और इसी वंश में आपको एक शासक मिलेगा जिसको कहा जाता है हर्ष। ठीक है, क्या कहा जाता है? हर्ष। इसी वंश में आपको एक शासक मिलेगा हर्ष। ये पूरा इतिहास में आप सबको कवर करवाने वाला हूं जब मैं पढ़ाऊंगा। आपको याद रखना है लोहार वंश में एक शासक मिलेगा हर्ष, और इसी हर्ष का दरबारी कवि है कौन? कल्हण। आपको याद रखना है कल्हण किसका दरबारी कवि है? लोहार वंश के शासक हर्ष का दरबारी है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसी हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में। आपको याद रखना है किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। आपको याद रखना है कश्मीर का नीरो कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। ये कौन से वंश से संबंधित है? लोहार वंश से। लोहार वंश का संस्थापक कौन है? संग्राम राज। इतनी बातें आपको जाननी है किसके बारे में? राजतरंगिणी के बारे में। इससे ज्यादा प्रश्न राजतरंगिणी से और नहीं बन सकता। ठीक है, आप सबको यहीं पर जो मैंने अभी बताया है कश्मीर के इतिहास में, केवल आपको इतना ही जानना होता है। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन है, और इस वंश में एक प्रतापी शासक हुए ललितादित्य मुक्तापिंड, जिन्होंने कश्मीर में क्या करवाया था? मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। इतिहास में आपको केवल इतना ही पढ़ना होता है, जिसको मैंने आपको यहीं पर बता दिया। इसके अलावा उत्पल वंश इन दोनों के बीच में आने वाला वंश है। उसके बाद लोहार वंश के संस्थापक याद रखना होता है आपको। कौन है? संग्राम राज। इसमें एक शासक होंगे हर्ष। इसके दरबारी कौन है? कल्हण, जिसने राजतरंगिणी लिखा है संस्कृत भाषा में, और इसको कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर जो आप देख रहे हैं विल्हण, विल्हण की रचना आगे आने वाली है। विक्रमांक देवचरित्र, उसको भी हम आगे देखेंगे। जबकि सर्ववर्मन की रचना हमने देख लिया था। कातंत्र इसकी रचना है, जिसको हमने हाल के दरबार में दरबारी कवि के रूप में देखा था। और हाल स्वयं सातवाहन शासक है, जिसने गाथा सप्तशती की रचना किया है। पिछले स्लाइड में हमने इसको देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? स्वप्न वासव दत्ता किसकी रचना है? आपको याद रखना है स्वप्न वासव दत्ता किसकी रचना है, अच्छे से आपको याद रखनी। चलिए इसका सही जवाब लगाइए, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं जी, इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ये भास की रचना है। जबकि गुणाढ़ की रचना हमने देखा था। गुणाढ़ की रचना क्या है? गुणाढ़ की रचना हमने देखा था कुछ देर पहले। हाल के दरबारी कवि है, इन्होंने लिखा है वृहद कथा। क्या लिखा है? वृहद कथा। सोमदेव की रचना अगर आपको याद रखना है तो सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। क्या है? कथा सरित सागर। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। ये सब पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाने वाली पुस्तक है, एकदम अच्छे से याद रखेंगे। कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? कथा सरित सागर के रचनाकार हैं सोमदेव। अच्छे से याद रखेंगे। राजशेखर की रचना अगर आपसे पूछी जाए तो आपको याद रखना है राजशेखर की रचना है कपूर मंजरी। क्या है? कपूर मंजरी। अच्छे से याद रखेंगे, कपूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कपूर मंजरी विद साल भंजिका बाल रामायण किसकी रचना है? अभी अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा है
कपूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। इसके अलावा दो और रचनाएं हमको मिल गई, विदशाल भंजिका और बाल रामायण। तो कभी एग्जाम में बाल रामायण पूछ ले चाहे पूछ ले विदशाल भंजिका, हम आपसे प्रश्न बनने वाला है। इसका रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार है राजशेखर। कौन है? राजशेखर। इसके अलावा जो आप देख पा रहे हैं इनको भी आपको अभी अभी हमने कलहन के बारे में बताया। कलहन की रचना है राजतरंगिणी, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो कि कश्मीर का इतिहास बताती है। 8 तरंग में विभाजित है। कारकोट, उत्पल और लोहार वंश जैसे इतिहास को बताने वाली किताब है। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कलहन की। नागार्जुन की अगर बात करते हैं तो नागार्जुन के बारे में माध्यमिक कारिका आपको याद रखना है। माध्यमिक कारिका के रचनाकार कौन है अगर आपसे पूछा जाए? नागार्जुन है। और नागार्जुन को भारत में शून्यवाद के जनक के रूप में जानते हैं। किनको? नागार्जुन को। मैं इधर लिख दे रहा हूं, नागार्जुन को शून्यवाद के प्रवर्तक मानते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप जवाब लगाइएगा। नागार्जुन को भारत में शून्यवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। भद्रबाहु को हमने देखा था जब जैनिज्म पढ़ रहे थे। भद्रबाहु वो व्यक्ति है जिनके प्रभाव में आकर के चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला चले गए थे कर्नाटक में, और वहीं पर जाके संलेखना या संथारा विधि से अपना देह त्याग किए थे। और भद्रबाहु की रचना क्या है? भद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्र। क्या है? कल्पसूत्र। इतनी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए एक प्रश्न से हम कैसे 4-4 प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। चलिए जी, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सही सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या सही सुमेलित नहीं है। मालती माधव, कीर्तार्जुनियम, पृथ्वीराज विजय, रावणवध। ठीक है, तो आप देखेंगे मालती माधव किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है मालती माधव के रचनाकार हैं भवभूति। कौन है? भवभूति। आपको अच्छे से याद रखना है मालती माधव के रचनाकार कौन है? भवभूति है। कीर्तार्जुनियम के रचनाकार कौन है? भारवी। इसको भी अच्छे से याद रखना है। कीर्तार्जुनियम के रचनाकार कौन है? भारवी है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। रावणवध के रचनाकार कौन है? तो रावणवध को भट्टी ने लिखा है। भट्टी नामक रचनाकार ने रावणवध नामक किताब लिखा है। आपको ऐसे ही याद रख लेना है। रावण जब दशहरे के दिन जलता है तो भट्टी में जलते टाइप का दिखता है, ऐसे ही याद रख लेंगे। रावणवध भट्टी ने लिखा है, कीर्तार्जुनियम भारवी ने लिखा है, मालती माधव भवभूति की रचना है। लेकिन ये जो फंसाने वाला प्रश्न है BABCD, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है भैया, याद रखेंगे। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे। मालती माधव भवभूति की रचना है, कीर्तार्जुनियम भारवी की रचना है, रावणवध भट्टी की रचना है। पृथ्वीराज विजय की अगर आप बात करेंगे तो पृथ्वीराज विजय कश्मीर के एक पंडित हुए जिनको कहा जाता है जयानक। क्या कहते हैं? जयानक की रचना है, आप याद रखेंगे। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की रचना है। जबकि चंद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। तो दो अलग किताबें हैं। ये पुस्तक किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद बरदाई ने। जबकि पृथ्वीराज विजय जो है किसकी रचना है? जयानक की रचना है। दोनों अलग बातें हैं, आपको अच्छे से डिफाइन करके रखना है। पृथ्वीराज विजय जो रासो है ये किसके ऊपर लिखा गया है? ये लिखा गया है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ। तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। ये पृथ्वीराज तृतीय हैं और इनकी उपाधि होगी, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको याद रखना है उपाधि राय पिथौरा। क्या है? राय पिथौरा की उपाधि किनकी थी? पृथ्वीराज चौहान की उपाधि थी, जिनको आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के रूप में। इन्हीं के ऊपर लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। किसकी रचना है? चंद बरदाई की रचना है। जबकि पृथ्वीराज विजय भी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ही लिखी गई किताब है, लेकिन इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार है जयानक। अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज विजय जो है जैनक की रचना है, ना कि चंद बरदाई की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। क्या सही सुमेलित नहीं है, हमको फिर से बताना है। यहाँ पर
तो अभी हमने कुछ किताबों के बारे में देखा है, जैसे कि हमने देखा है इसमें से तो अभी तक किसी को नहीं देखा, कैसे, है ना। चलिए देख लेते हैं तो इसमें क्या सही सुमेलित नहीं है। पाणिनि, मैंने लगातार आपको इतिहास जब पढ़ाया है, आप एमसीक्यू सॉल्व करवाया, तब मैंने एक दिन बताया था पाणिनि की रचना क्या है, तो आप सबको याद रखना है पाणिनि की रचना का नाम है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ना, पाणिनि का ही पहला ही ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। पाणिनि की रचना को कहते हैं आप लोग क्या जानते हैं, महाभाष्य के रचनाकार को आप जानते हैं किसकी रचना है, महाभाष्य के रचनाकार सही सुमेलित है पूछा गया है जी, सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है, सही सुमेलित है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें से चारों में से कोई एक सुमेलित है, बाकी तीन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, मेरे से भी मिस्टेक हो रहा था। पाणिनि, पाणिनि ने क्या लिखा है, तो पाणिनि ने जो लिखा है आगे हम देखते हैं। पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य, हमने पढ़ा था शुंग वंश में, शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के दरबारी हुए, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ का इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का इन्होंने पुरोहित बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने, इनकी रचना है महाभाष्य। वात्स्यायन की रचना अगर आप देखते हैं तो वात्स्यायन की रचना आपको देखने को मिलता है क्या, आपको देखने को मिलता है कामसूत्र, ये वात्स्यायन की रचना है। जबकि दंडी की रचना है 10 कुमार चरित्रम, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित है। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित है। माध्यमिक सूत्र, अभी मैंने बताया था माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है, इनके रचनाकार है नागार्जुन, कौन है, नागार्जुन इनके, है ना, रचनाकार है, तो नागार्जुन इनके हो गए। दंडी वात्स्यायन का तो मैंने कामसूत्र बता दिया। पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी, क्या लिखा है, अष्टाध्यायी, याद रखेंगे। पाणिनि की रचना क्या है आपको अच्छे से याद रखना है, अष्टाध्यायी है, जो व्याकरण पर लिखी गई सबसे प्रमुख किताब है अष्टाध्यायी। ठीक है, महाभाष्य भी व्याकरण पर ही लिखी गई किताब है, पतंजलि समझ के आयुर्वेद पर लिखी गई किताब है या चिकित्सा पर लिखी गई किताब है, आपको ऐसा नहीं समझना है, ये भी व्याकरण की किताब है और ये भी व्याकरण की किताब है, आपको याद रखना है, अष्टाध्यायी द्वारा लिखी गई, है ना, मतलब पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अभिधम्म कोश के लेखक कौन है, चलिए बताइए अभिधम्म कोश के लेखक कौन है। मोगलीपुत्र तिस, वसुमित्र, वसुबंधु, लोमहर्ष। अगर किसी ने हमारे साथ बुद्धिज्म को पढ़ा है तो वो व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है ना, क्योंकि इसमें दिख रहा है अभिधम्म कोश और हमने पढ़ा है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यहाँ पर पिटक की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है अभिधम्म कोश की। तब आपको याद रखना है अभिधम्म कोश के लेखक हैं वसुबंधु, कौन है, वसुबंधु इसका सही जवाब होने वाला है। जबकि मोगलीपुत्र तिस ने लिखा है अभिधम्म पिटक का संकलन इन्होंने किया है, अभिधम्म पिटक, पिटक की अगर बात आता तब सही जवाब हो जाता कौन, मोगलीपुत्र तिस। वसुमित्र की रचना है महाविभास सूत्र, क्या है, महाविभास, पिछले स्लाइड में हाँ माध्यमिक सूत्र था ना जी, महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र। ठीक है, महाविभास सूत्र किसकी रचना है, वसुमित्र की रचना है, जिसको मतलब बुद्ध धर्म में क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। लोमहर्ष की अगर आप बात करते हैं तो लोमहर्ष और इसके पुत्र उग्रश्रवा, क्या नाम है, उग्रश्रवा, इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, पुराणों के लेखक कहा जाता है, पुराणों के लेखक के रूप में जाना जाता है, बोला जाता है। बताइए 18 मान्य पुराणों में से 18 पुराणों की संख्या है, जिसमें से लेखक कौन है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा उसके बेटे को माना जाता है। सबसे प्राचीन माना जाता है मत्स्य पुराण को। ठीक है, 18 इनकी संख्या बताई गई है, इसको भी हम लोगों ने वैदिक काल में अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अमरकोश के लेखक कौन है। मैंने कल भी बताया था अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है और इनके माप के लिए निवर्तन, है ना, निवर्तन, उसके साथ साथ आपको द्रोणवाप और अष्टवाप जैसे वाप मैंने बताए हुए हैं पिछले क्लास में, आपको पता होगा। अमरकोश के लेखक कौन है, अमरकोश के लेखक हैं जी अमर सिंह, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, उनके दरबारी थे, नवरत्नों में शामिल थे। चंद्रगोविंद कौन है, तो चंद्रगोविंद की किताब याद रखेंगे, पुस्तक याद रखेंगे, इनकी पुस्तक को कहा जाता है चंद्र व्याकरण, क्या कहते हैं, चंद्र व्याकरण। और इसी चंद्र व्याकरण में गुप्तों को
है ना, गुप्तों को कहा गया है जट। क्या कहा गया है? जट। जट का मतलब होता है जाट। क्या होता है? जाट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताइए गुप्तों को कौन सी किताब में जाट या जट कहा गया है, तब आप बताएंगे चंद्र गोविंद की पुस्तक चंद्र व्याकरण में कहा गया है जट या जाट। ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक आपको याद होगा। कौटिल्य की पुस्तक क्या है? कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। जबकि शूद्रक की पुस्तक क्या है? शूद्रक की पुस्तक है, आपको याद रखना है, शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम। ठीक है। कटिकम, इसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम, यह एक प्रेम गाथा है। ठीक है, आपको याद रखना है, एक गणिका और है ना एक व्यक्ति के बीच की प्रेम गाथा बताती है कौन? मृच्छकटिकम, शूद्रक की रचना। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? रामचरित के लेखक कौन है? चलिए बताइए जी, इसका सही जवाब क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? रामचरित के लेखक कौन है? कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं इसके लेखक तुलसीदास जी हैं? आप सबको अभी भी आप सबका जवाब देना बाकी है। आप सब जवाब देंगे, लास्ट स्लाइड बचा हुआ है ना। कनिष्क के दरबार में कौन कौन से 4 लोग थे, मैंने आपसे पूछा है, वो आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही होगा। ठीक है। रामचरित के लेखक कौन है? नहीं ना, इसका नहीं पूछ रहा हूं, इसका तो जवाब आपको देना ही देना है। कनिष्क के दरबार में जो 4 लोग थे उसको आपको बताना है। कनिष्क के दरबार में 4 प्रमुख लोग मैंने पिछले स्लाइड में बताया। रामचरित के लेखक कौन है? तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। आप सबको पता होना चाहिए, तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसको कहा जाता है रामचरितमानस। क्या कहते हैं? रामचरितमानस। ठीक है। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे जो रामचरित है ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। कालिदास की सभी रचनाओं के बारे में हमने जानकारी ले लिया है लगातार। ठीक है, तो आपको याद रखना है संध्याकर नंदी, इनकी किताब का नाम है भैया, आपको याद रखना है रामचरित। आपको याद रखना है बंगाल के पालवंशी शासक हुए रामपाल, उन्हीं के जीवन पर आधारित है रामचरित। बंगाल के शासक रामपाल की जीवनी है भैया। रामपाल की जीवनी बताने वाली किताब कौन सी है? रामचरित। आपको याद रखना है, इतनी बातें आपको याद रखना है। कामंदक की रचना क्या है? तो कामंदक की रचना है, आपको याद रखना है, इनकी रचना है नीतिसार। क्या है? नीतिसार। ठीक है। चलिए, है ना। विशुद्धि मग के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है विशुद्धि मग के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, बुद्ध घोष इसके रचनाकार हैं, वसुमित्र इसके रचनाकार हैं, अश्वघोष इसके रचनाकार हैं, नागार्जुन इसके रचनाकार हैं। तब आपको याद रखना है विशुद्धि मग किसकी रचना है? विशुद्धि मग रचना है बुद्ध घोष की। किसकी रचना है? बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धि मग। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भवभूति की रचना नहीं है? हमने भवभूति की एक रचना आज के ही इसी चैप्टर में देखा था, मालती माधव। देखा था ना? कैसे भूल जा रहे हो जी? देखिए, भवभूति की रचना मालती माधव देखे थे ना, वही तो बोल रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, भवभूति की रचना नहीं है तो भवभूति की रचना क्या नहीं है? तो आपको याद रखना है भवभूति की रचना तो महावीर चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव, ये तीनों रचना किसकी है? ये तीनों रचना है भवभूति की। तो भैया ऑप्शन नंबर जो डी में है वो किसकी रचना है? अगर ये तीनों इनकी है तो उसको भी जान लेते हैं। हितोपदेश। हितोपदेश के लेखक कौन है? अगर आपसे पूछा जाए रचनाकार आपसे पूछा जाए तब आपका जवाब होगा इनके रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार हैं नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आज हमने जितने भी प्रश्न आप सबके समक्ष लाए हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री से आने वाले मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं पुस्तकों और उनके रचनाकारों से। इस सेशन को आप मिस नहीं करेंगे। आपको आने वाले आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स, साथ साथ आपके सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा,
नगर सैनिक और आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपको यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे से आपको इसको पढ़ना है और रिवाइज करते चलना है। हमने क्या कहा था, कनिष्क के दरबार में 4 लोग थे, ठीक है, कनिष्क के दरबार में, जिसमें से मैंने 3 लोगों को आपको बता दिया था। एक मैंने क्या बताया था, एक मैंने बताया था आपको वसुमित्र। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखा नागार्जुन। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा अश्वघोष। इसके अलावा एक व्यक्ति था जिसको मैंने आप सबको पूछा था, इसका जवाब है चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना किया। अगर आपसे पूछा जाएगा कनिष्क के दरबार में कौन सा व्यक्ति उसका चिकित्सक था, तो आपका जवाब होगा कनिष्क का चिकित्सक था चरक। जबकि अश्वघोष ने क्या लिखा है, बुद्ध चरित्र लिखा है, सूत्रालंकार और सौरण लिखा है, इसको भारत का मिल्टन कहा जाता है। नागार्जुन को शून्यवाद के जनक के रूप में जानते हैं, इन्होंने माध्यमिक कारिका की रचना किया है। वसुमित्र ने बुद्ध चरित्र की, वसुमित्र ने किसकी रचना किया है, वसुमित्र ने रचना किया है भैया किसका, वसुमित्र के कार्यकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, वसुमित्र की रचना, वसुमित्र की रचना, हमने वसुमित्र की रचना नहीं पढ़ा है क्या, वसुमित्र की रचना के बारे में। चौथी बौद्ध संगति हमने देखा था कश्मीर के कुंडल में इनकी अध्यक्षता में हुआ था वसुमित्र ने, है ना, और इनके कार्यकाल में आप सबको पता होगा बौद्धिज्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था, ठीक है। चलिए इतनी बातें याद रखेंगे आज के सेशन से। आई होप आप सबको इस सेशन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। आप सबको अच्छे से करना है प्रिपरेशन, आपके पास समय अब बहुत कम बचा हुआ है एग्ज़ाम के दिनों के हिसाब से, तो आपको हर दिन को आपको उपयोग करते हुए चलना है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आपको सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि आप सबको टाइम पर क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप सबको लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। अब टाइम को ख़राब नहीं करते हुए आप सबको एक एक टाइम को एकदम बचा करके पढ़ाई करना है टारगेट के रूप में, है ना, अपने गोल को टारगेट बना करके। तब तक आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। करंट अफेयर के लिए हमारे संडे की जो सीरीज चल रही है उसको भी आपको फॉलो करते हुए चलना है, जिससे आपके एग्जाम के टाइम आपका बर्डन नहीं बढ़ेगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।